करने की मैं घोषणा करता हूं। कक्षा के दूसरे भाग में हम लोग बिहार विशेष की कक्षा में, और जानकारी में दे दें कि बिहार विशेष की इस कक्षा में हम लोग बिहार की मिट्टी को पढ़ने का प्रयास करें, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामान्य रूप से तो ज्योग्राफी में मिट्टी का अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे तथ्यों की कड़ी में मिट्टी निर्माण एक जटिल और विलंबकारी प्रक्रिया है, जो हजारों सैकड़ों साल के बाद ये एक प्राकृतिक संसाधन इसलिए सबसे बहुमूल्य भी है। और आज बदलते हुए जलवायु परिवर्तन के युग में यदि एक प्राकृतिक संसाधन सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है और जिससे हमारी कृषि भी प्रभावित हो रही है, तो उसमें इस मिट्टी की बड़ी भूमिका हो सकती है। बेहतर कृषि के लिए तो मिट्टी अनिवार्य है। मिट्टी में नमी होनी चाहिए। जानकारी में मैं दे दूं कि बेहतर मिट्टी के लिए जलवायु, उसमें नमी की मात्रा, ये सब ऐसे तत्व हैं जो काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया को पेडोजेनेसिस कहते हैं और मिट्टी के अध्ययन को हम लोग पेडोलॉजी कहते हैं। आईसीएआर ने भारतीय मिट्टी को 8 भागों में बांटा है, जिसमें जलोढ़, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटराइट, ये 4 सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है। लेकिन हमें यहाँ मिट्टी का अध्ययन करने हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में नहीं आए। हम यहाँ जो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में है उस मिट्टी का अध्ययन करने आए। कि मिट्टी के जो मुख्य पक्ष हैं बिहार में, वो है तराई मिट्टी है, बलसुंदरी है, टाल है, केराल है, केवाल है, पलथर है। ये जो मिट्टी है किस किस जिला में मिलती है? बिहार का मैप बहुत आसान है। यदि आप बिहार का मैप को देखते होंगे तो 2 भागों में हमारा ये मिट्टी, ये भाग बटा हुआ है। जहाँ बेतिया में कुछ पर्वतीय मिट्टी में एसिडिटी ज़्यादा होती है। ये सब जो एरिया है ये तराई का एरिया है, और ये जो हम लोग का जो एरिया है ये खादर का एरिया है। जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है वहाँ खादर मिट्टी अधिक। उसी तरह से दक्षिण का जो क्षेत्र है, दक्षिण, या यूं कहिए कि इसको दक्षिण पूर्वी कहिए, ठीक है कि नहीं, पश्चिम कहिए। ये दक्षिण पश्चिम का जो क्षेत्र है ये लाल बलुई मिट्टी का क्षेत्र है। सबसे दक्षिण में लाल पीली मिट्टी है। और आपके बाढ़ के मैदान के बाद जो पुराना जलोढ़ का क्षेत्र है वो केरल केवाल के नाम से जानते हैं। और इस दोनों के बीच में, केरल केवाल के बीच में, पुरानी जलोढ़ और नई जलोढ़ के बीच में जल जमाव की स्थिति होती है। वहां जो मिट्टी होती है उसको टाल क्षेत्र कहते हैं। टाल दियारा बहुत चर्चित भी है, मोकामा का बेल्ट। तो इस तरह से इन मिट्टी को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग आज मिट्टी के इसी भाग को, कि कौन से जिले में कौन सी मिट्टी मिलती है, ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वही आपकी परीक्षा में पूछा भी जाता है, तो लिखिएगा उसको ऐसे। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं, और निर्माण की प्रक्रिया को पेडोजेनेसिस, और निर्माण की प्रक्रिया को पेडोजेनेसिस, और निर्माण की प्रक्रिया को पेडोजेनेसिस कहते हैं। और निर्माण की प्रक्रिया को पेडोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है, पेडोजेनेसिस कहते हैं। मिट्टी के निर्माण में विभिन्न कारक की भूमिका होती है। विभिन्न कारक की भूमिका होती है, जैसे जैसे तापमान, वर्षा और आर्द्रता। जलवायु के तत्व, ये लिख दो, जलवायु के तत्व। जलवायु के तत्व में क्या आ जाएगा? तापमान नहीं, वर्षा की मात्रा और आर्द्रता, और आर्द्रता, ओके। दूसरा कारक क्या है? वेजिटेशन, वनस्पति, वनस्पति। और तीसरा है ढाल, 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 ढाल। ये सब प्रमुख कारक हैं जिससे मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया
मिट्टी के निर्माण में प्रमुख कारक के रूप में ये क्षेत्र है। नेक्स्ट, ठीक है। अब आइए, बिहार में मिट्टी के निम्नलिखित प्रकार है। तो बिहार के मिट्टी को देख रहे हैं। बिहार में मिट्टी के निम्नलिखित प्रकार है, ध्यान रखिएगा। पहला प्रकार है तराई मिट्टी। तराई मिट्टी जो नेपाल की सीमा से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, नेपाल की सीमा से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, और इसमें चूना निक्षेप मिलता है, चूना निक्षेप रहता है, जो चावल जूट गन्ना के लिए प्रसिद्ध है। चावल जूट गन्ना के लिए प्रसिद्ध है। चावल जूट गन्ना के लिए प्रसिद्ध है। और पश्चिम चंपारण से किशनगंज तक का क्षेत्र, और यह कहां से कहां तक का क्षेत्र है? पश्चिम चंपारण से किशनगंज तक के क्षेत्र को कहा जाता है। तो पश्चिम चंपारण से किशनगंज तक कैसी मिट्टी पाई जाती है? तराई। देखते हैं, क्वेश्चन बनाते होगे तो देखते होगे कि तराई मिट्टी किस जिला में नहीं पाई जाती। समझ में आ गई? तो किस जिला में नहीं पाई जाएगी? जो सीमावर्ती जिला है, और जो आपको ये सब जब भी देगा तो ये सब टाइप का जिला देगा। और यहाँ जो जिला है, ठीक है, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, वहां नहीं पाई जाएगी। पाई कहाँ जाएगी? जो सीमावर्ती जिला है उत्तर में, ठीक है, या उत्तर पश्चिम में, जो सीमावर्ती जिला है पश्चिम चंपारण से किशनगंज तक। और इस जिला में चूना निक्षेप, माने इस मिट्टी में चूना निक्षेप अधिक है। तो किसके लिए उपयोगी है? चावल के लिए है, जूट के लिए है, और गन्ना के लिए है। ठीक है कि नहीं? गन्ना, हम लोग के यहाँ गन्ना सिर्फ क्रॉप नहीं है, गन्ना उद्योग है, ठीक है, शुगर केन इंडस्ट्री। और आज उसकी संभावना, बिहार में विकास का एक और फैक्टर है गन्ना उद्योग। बायो इथेनॉल बन रहा है, बायो इथेनॉल पॉलिसी बनाने वाला बिहार पहला राज्य है। विकल के पेपर में भी, आज सुबह में भी मैंने बताया कि सेमीकंडक्टर पॉलिसी को क्रियान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? गुजरात। उसको ध्यान में करके रखिएगा। आज सुबह में लिखाया भी है मैंने, विज्ञान की कक्षा में किसी प्रसंग में, वो तो कक्षा है तो प्रसंग उठता है, और उसी कड़ी में हमने बताया आपको, सानंद में पहला प्लांट बना और पॉलिसी बनाने वाला गुजरात है। फिलहाल अभी हम उस बिंदु पे नहीं है, अभी हम लोग तराई मिट्टी में। तराई मिट्टी के बाद बलसुंदरी मिट्टी है। तराई के बाद क्या है? बलसुंदरी मिट्टी लिख देंगे, बलसुंदरी ये मिट्टी, तो लिखेंगे बलसुंदरी मिट्टी। यह तराई के दक्षिण में जलोढ़ क्षेत्र है, जलोढ़ निक्षेपित क्षेत्र है। यह तराई के दक्षिण में जलोढ़ निक्षेपित क्षेत्र है, ठीक है, जलोढ़ निक्षेपित क्षेत्र है। जलोढ़ निक्षेपित क्षेत्र है, जलोढ़ निक्षेपित क्षेत्र है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, तो ये बलसुंदरी में है। ये देखो यहाँ पे टिक भी लगा हुआ है। ये जो क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है? मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, ठीक है, बलसुंदरी। मतलब इसमें बागर भागर है, ये इसका दूसरा नाम है बलसुंदरी। बलसुंदरी, इसका दूसरा नाम क्या है? बलसुंदरी। ये कहां से कहां तक है? ये मुजफ्फरपुर और दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा तक, मधेपुरा तक, ठीक है। इस मिट्टी में सामान्यतः दोनों क्रॉप होता है, खरीफ भी होती है और रबी भी। खरीफ रबी दोनों फसल होती है, लिख दीजिए, खरीफ रबी दोनों फसल होती है। ओके, खरीफ रबी दोनों फसल होती है।
और ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है बीपीएससी में, बल सुंदरी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, कहाँ नहीं पाई जाती। तीसरा, टाल क्षेत्र। ये जो हमारा टाल क्षेत्र है, ये वाला भाग, ये वाला जो भाग हमारा टाल क्षेत्र है, और ये टाल क्षेत्र गंगा के दक्षिण में है मुख्य रूप से। हमारी बिहार बड़ी स्पष्ट है कि बिहार, गंगा जो है बिहार को दो भागों में बांट देती है, ठीक है कि नहीं, एक उत्तर बिहार, दूसरा दक्षिण बिहार, ठीक है। आजकल नया नया नारा चल रहा है, जय जय बिहार। एक नई पार्टी का गठन हुआ है 2 अक्टूबर 2024 को, जन स्वराज, तो जय जय बिहार कहता है। चलिए ठीक है, जय जय बाद में होगा, पहले तो अपना जय हो जाए। इसी क्रम में आपको यह ध्यान रखना है कि टाल मिट्टी याद रखना है। तो टाल मिट्टी गंगा के दक्षिण में है, लिख देंगे, गंगा के दक्षिण में है टाल मिट्टी का क्षेत्र, टाल दियारा का क्षेत्र। जल जमाव रहता है, जल जमाव रहता है, निम्न भूमि, निम्न भूमि है, परवल आदि की खेती की जाती है, परवल आदि की खेती की जाती है। इस क्षेत्र में परवल आदि की खेती की जाती है, ठीक है। ओके, सही है, चलते हैं। तीसरा 3 हो गया। चौथा है केवाल क्षेत्र, केवाल मिट्टी, केवाल क्षेत्र नहीं, केवाल, करेल केवाल या पुरानी जलोढ़ मिट्टी, करेल केवाल या पुरानी जलोढ़ मिट्टी, करेल केवाल या पुरानी जलोढ़ मिट्टी। नामी है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। यह दक्षिण बिहार का उत्तरी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है, जिसमें बालू और क्ले अधिक, जिसमें बालू और क्ले अधिक, जिसमें बालू और क्ले अधिक। क्या अधिक है? बालू और क्ले अधिक है, ठीक है। और इस मिट्टी में ये जो हमारा क्षेत्र है, विशेषकर करेल केवाल, गंगा से लेकर और गया से लेकर पटना, नालंदा, ये सब जो क्षेत्र है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। तो लिख दीजिएगा करेल केवाल में पटना नालंदा, पटना नालंदा का क्षेत्र, पटना नालंदा का क्षेत्र। तब है, नेक्स्ट है बलथर क्षेत्र, बलथर मिट्टी, बलथर मिट्टी, बलथर मिट्टी, बलथर मिट्टी। ये रोहतास से लेकर भागलपुर तक, देखेंगे यह मिट्टी रोहतास से लेकर भागलपुर तक, रोहतास से लेकर भागलपुर तक के क्षेत्र में पाया जाता है, और जिसमें बालू के कण या मिट्टी के कण का आकार बड़ा होता है, जिसमें मिट्टी के कण का आकार बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा होता है। धान का कटोरा क्षेत्र है ये जो है, रोहतास का जानते ही हैं, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी में ये क्षेत्र काफी आगे है, खरीफ रबी सब में, रोहतास का क्षेत्र। और नेक्स्ट है लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी है, ये दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, लाल पीली मिट्टी है, दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, जो जो पुरानी आर्कियन चट्टान का बना हुआ है, जो पुरानी आर्कियन चट्टान का बना हुआ है, जो पुरानी आर्कियन चट्टान का बना हुआ है, पुरानी आर्कियन चट्टान का बना हुआ है, ठीक है, पुरानी आर्कियन
चट्टान का बना हुआ है। आप लोग के जानकारी में है कि आर्कियन का जो क्षेत्र है देश के स्तर पे कर्नाटक है, देश के स्तर पे कर्नाटक है। और बिहार में या मुख्य रूप से कहाँ रहता है, मुंगेर का, खड़गपुर का पहाड़ी, ये सब पुराना आर्कियन का उदाहरण है। कॉपी के ऊपर में लिख लो, मुंगेर का, खड़गपुर का पहाड़ी, मुंगेर का, खड़गपुर का पहाड़ी, ये आर्कियन क्षेत्र है। जमुई, मुंगेर, नवादा, जमुई, मुंगेर, नवादा पुराना आर्कियन क्षेत्र है, जहां अबरक, क्वार्टजाइट, जहां अपरक, क्वार्टजाइट, जहां अबरक का क्वार्टजाइट मिलता है। तो यदि आपसे पूछ दे कि आर्कियन क्षेत्र बिहार में कहाँ है, तो दक्षिण पूर्वी भाग में। दक्षिण पूर्वी भाग में क्या आता है, मुंगेर का, खड़गपुर की पहाड़ी। दक्षिण पूर्वी भाग में क्या आता है, जमुई, नवादा। कौन से खनिज आते हैं, अबरक, ठीक है कि नहीं, क्वार्टजाइट, आदि आदि आदि। मतलब हम पढ़ रहे हैं मिट्टी, लेकिन हमने चट्टानों के क्रम का भी आपको अध्ययन करा। एक चट्टान के क्रम में सबसे ज्यादा पूछने वाला है बिंद क्रम, जहाँ चूना पत्थर मिलता है ज्यादा, तो लिख देंगे नोट में ही बिंद क्रम। बिंद क्रम की चट्टान दक्षिण पश्चिम बिहार में मिलती है, विशेषकर रोहतास, कैमूर में। दक्षिण पश्चिम बिहार में मिलती है, विशेषकर कैमूर में, विशेषकर कैमूर में। और यहाँ चूना पत्थर की प्रधानता है, चूना पत्थर या बलुआ पत्थर की प्रधानता है। चूना पत्थर या बलुआ पत्थर की प्रधानता है, ठीक है, याद रखिए। इसके बाद है टर्शियरी क्रम की चट्टान, नोट में ही लिख दो। टर्शियरी क्रम की चट्टान शिवालिक हिमालय, लिखेंगे शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ, शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। यही ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है पश्चिम चंपारण और सोमेश्वर की पहाड़ी, उदाहरण में लिख देंगे, उदाहरण में लिख दीजिए पश्चिम चंपारण और सोमेश्वर की पहाड़ी। पश्चिम चंपारण और सोमेश्वर की पहाड़ी ये किसमें आ जाता है, ये टर्शियरी क्रम की चट्टान में आ जाता है। और इसी में शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ, सोमेश्वर पहाड़ी। जब इतना लिख ही लिए नोट में, तो क्वाटरनरी क्यों छोड़ दोगे। और ये क्वाटरनरी का जो क्षेत्र है, ये न्यू स्ट्रक्चर का क्षेत्र है, बिहार का सबसे नवीन क्षेत्र है। इंडो गैगनेटिक प्लेन, इंडो गैगनेटिक प्लेन मतलब हम लोग का जो क्षेत्र है, ये सब आ जाएगा। तो लिखेंगे चौथा नोट में, क्वाटरनरी क्रम की चट्टान, क्वाटरनरी क्रम की चट्टान में ये बिहार का सबसे नवीनतम संरचना है, बिहार की सबसे नवीनतम संरचना है, जो गंगा के मैदान में पाई जाती है, जो गंगा के मैदान में पाई जाती है, गंगा के मैदान में पाई जाती है। ये ले लीजिए, ये कमलेश जी, है क्या लिखे, गंगा के मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये आपका मिट्टी के कड़ी में ही हमने हमारा जो चट्टान क्रम है, और सब तो पढ़े ही है, सोमेश्वर की पहाड़ी से लेकर जो बिहार की फिजियोग्राफी है उसकी पहले ही कक्षा दी जा चुकी है। हम लोग इस क्रम को देख लिए, भूगार्भिक संरचना जिसको, हालांकि इसकी भी चर्चा मैंने पूर्व में किया है, लेकिन नट सेल में नोट में भी इतना कर दिए, याद रह गया तो आपका एक पंथ दो का। तो हम लोग लाल पीली मिट्टी में, तो लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, आर्कियन चट्टान। और आर्कियन चट्टान कहाँ है, आर्कियन चट्टान का जो क्षेत्र है, और उसमें जो लाल पीली मिट्टी में पहले भी बताया गया है
भारत की मिट्टी में कि आयरन ऑक्साइड क्या होता है, अधिक होता है। लिख देंगे इस मिट्टी में आयरन ऑक्साइड अधिक होता है और इस मिट्टी के क्षेत्र में जमुई, मुंगेर, बांका, ये लाल पीली मिट्टी। ये कैसी मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। ये कैसी मिट्टी है, तो लाल पीली मिट्टी। और अंत में है, वो तो ऑलरेडी बता ही दिए थे, पर्वतीय मिट्टी जो सोमेश्वर की पहाड़ी, बेतिया, पश्चिम चंपारण, ये पर्वतीय मिट्टी के उदाहरण है। तो इस तरह से आपने पूरी मिट्टी भारत की, बिहार की जो मिट्टी के वर्गीकरण है और जो उसका क्षेत्र है और जो उसका उत्पादन है, मिट्टी में क्या उत्पादित होती है, खनिज तो नहीं ना उत्पादित होती है, क्या उत्पादित होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, खरीफ रबी जायद, खरीफ रबी जायद। उसी का अध्ययन आप लोगों ने आज की कक्षा में किया। जब भी कोई कक्षा समाप्त होती है तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं अन्य बातें। तो लिखिएगा अन्य बातें, अन्य बातें। पूरे विश्व में सबसे अधिक बिहार की मिट्टी उपजाऊ है। पूरे विश्व में सबसे अधिक बिहार की मिट्टी उपजाऊ है, क्योंकि यह गंगा के क्षेत्र में पड़ता है, क्योंकि यह गंगा के क्षेत्र में पड़ता है। भौगोलिक स्थिति के अनुसार, भौगोलिक स्थिति के अनुसार बिहार एक महाद्वीपीय जलवायु के लिए जाना जाता है। बिहार एक महाद्वीपीय जलवायु के लिए जाना जाता है। महाद्वीपीय जलवायु के कारण जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि जाड़े के दिनों में, उल्लेखनीय है कि जाड़े के दिनों में उत्तर बिहार में पश्चिम विक्षोभ के द्वारा, पश्चिम विक्षोभ के द्वारा वर्षा होती है, पश्चिम विक्षोभ के द्वारा वर्षा होती है, होती है। और यह भूमध्य सागर से आने वाली हवा है, और यह भूमध्य सागर से आने वाली हवा है, और यह भूमध्य सागर से आने वाली हवा है, जिससे शीतोष्ण चक्रवात का निर्माण होता है और रबी फसल के लिए काफी उपयोगी माना जाता है। शीतोष्ण चक्रवात का निर्माण होता है, रबी फसल के लिए काफी उपयोगी माना जाता है, रबी फसल के लिए काफी उपयोगी माना जाता है। रबी फसल के लिए काफी उपयोगी माना जाता है। आप लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, मानसून पूर्व वर्षा, बिहार में काल वैसाखी। और याद रखिएगा कि बिहार में जो काल वैसाखी है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी उसको कहते हैं। तो लिखेंगे बिहार में मानसून पूर्व वर्षा काल वैसाखी से भी होती है। बिहार में मानसून पूर्व वर्षा काल वैसाखी से भी होती है, काल वैसाखी से भी होती है, काल वैसाखी से भी होती है, जिसे उष्ण कटिबंधीय चट्टान कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। ठीक है, जिसे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। गंगा के मैदान की जलवायु को CWG के द्वारा निरूपित करते हैं।
गंगा के मैदान की जलवायु को CWG के द्वारा निरूपित करते हैं। किसके द्वारा निरूपित करते हैं? निरूपित करते हैं। अब नया आंकड़ा आने दो, एक लाइन लिख देना, बिहार में सबसे अधिक वर्षा, अब बिहार में सबसे कम वर्षा। पूर्व के तथ्य क्यों लिखोगे? आजकल वर्षा का बड़ा वेरिएशन होता है, तो जो सरकार कहती है उसके अनुसार चलना पड़ता है। पिछले साल के अनुसार किशनगंज और औरंगाबाद है। अभी इस साल हालांकि किशनगंज में तो अधिकतम वर्षा होती ही, लेकिन जैसा कि विभिन्न रूपों में जानकारी मिली है कि किशनगंज में इस बार वर्षा थोड़ी कम हुई है, तो इसको डैश करके रख लो। अभी वर्षा, अब हमारा जो मानसूनी वर्षा का समय था 15 सितंबर तक, वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। हमारे यहाँ जो मानसून आती है वो 15 जून से 15 सितंबर तक होती है, और वो हमारा 15 जून से 15 सितंबर क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो उसके बाद नए आंकड़े आते हैं और उस पर नजर रखने की जरूरत है, जो अभी मैंने आपको बताया। बिहार में जो अभी वर्षा, अभी बाढ़ आई है, उसका 18 जिला जो प्रभावित है, उसका मुख्य कारण नेपाल में अतिवृष्टि है। बिहार में अतिवृष्टि नहीं है, नेपाल में जो अतिवृष्टि है उसके कारण है। तो लिखेंगे हाल ही में उत्तर बिहार के 18 जिलों में बाढ़ का प्रमुख कारण, बाढ़ का प्रमुख कारण, बाढ़ का प्रमुख कारण नेपाल के परिक्षेत्र में, नेपाल के परिक्षेत्र में अतिवृष्टि का होना है। अतिवृष्टि का होना है, ठीक है। नेक्स्ट, गंगा नदी अनुवर्ती नदी का उदाहरण है। गंगा नदी अनुवर्ती नदी का उदाहरण है, मतलब जो नदी ढाल के साथ साथ बहती है उसको अनुवर्ती नदी कहते हैं। अनुवर्ती नदी किसको कहते हैं? जो नदी ढाल के साथ साथ बहती है, जो नदी ढाल के साथ साथ बहती है उसको अनुवर्ती कहते हैं। जबकि पूर्ववर्ती कहते हैं कि जो हिमालय के पहले से निकल गया, जैसे सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ये सब हिमालय के पहले से निकल गया, तो लिख देंगे। पूर्ववर्ती नदी के उदाहरण है सिंधु और ब्रह्मपुत्र, कोसी, कोसी जो हिमालय के पहले से निकला है, ठीक है। एक होता है परवर्ती नदी, एक होता है प्रतिवर्ती नदी। प्रतिवर्ती नदी, प्रतिवर्ती नदी होती है जो पठार से निकलता है वो प्रतिवर्ती, और जो पहाड़ से निकलता है वो परवर्ती। परवर्ती नदी है कि जो पहाड़ से निकलता है, जैसे गंडक पर्वत से निकलता है, जो पहाड़ या पर्वत से निकलता है वो कहते हैं परवर्ती, जैसे गंडक। अब प्रतिवर्ती है जो पठार से निकलने वाली नदी है, जैसे सोन, जो पठार से निकलने वाली नदी है उसको हम कहते हैं प्रतिवर्ती नदी। प्रतिवर्ती नदी, सोन, दामोदर, वेरी गुड, ओके। दामोदर इत्यादि। और आपकी जानकारी में है कि कर्मनासा, सोन, पुनपुन, नहीं, फल्गु, ये सब जो छोटी छोटी नदी है, चंदन, ये सब गंगा के दाहिने तट पर आकर मिलने वाली, निकलने वाली में मिलने वाली नदी है। कर्मनासा से लेकर फल्गु से लेकर पुनपुन से लेकर भागलपुर में चंदन तक। तो गंगा के बाएं और दाएं
में मिलने वाली नदी की भी पूर्व में मेरे द्वारा व्याख्या हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर उसका कोई औचित्य नहीं बनता है। बिहार में गंगा, कोसी, गंडक ये सब काफी प्रमुख नदियों में से है। पूरी गंडक और कमला तो हैं, गंडक को ही नारायणी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जिसकी चर्चा हमने पूर्व में भी की है। हम उस दिन शालिग्रामी नदी की भी चर्चा किए थे। शालिग्रामी नदी, नारायणी नदी या गंडक नदी एक ऐसी नदी का उदाहरण है, ये पर्वतीय नदी का उदाहरण है। यह नदी ऐसी नदी जो पर्वत से निकलती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग पर्वतीय नदी कहते हैं। और गंडक, शालिग्रामी या नारायणी हमारी पर्वतीय नदी है। पश्चिम चंपारण में यह नदी बिहार में प्रवेश करती है और इस नदी पर एक परियोजना काम करती है जिसका नाम है त्रिवेणी परियोजना, जो बिहार की परीक्षा की कई बार पूछा हुआ। यदि कुछ क्वेश्चंस को मैं कहूं तो 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कई बार पूछा। बिहार समाजवादी दल की स्थापना 1857 में, कुंवर सिंह, नहीं देखोगे तुम अपने से भी, वो कहते हैं ना हिट लिस्ट तैयार करो, हिट लिस्ट फैक्ट, 20 तथ्य चुनो जो बीपीएससी ने सबसे ज्यादा रिपीट किया है, ठीक है कि नहीं? उसमें भी त्रिवेणी नहर का स्थान है। नीतीश जी आप चुन करके हमको दीजिए तो। चंदन जी 20 हिट लिस्ट फैक्ट, उसका क्या नाम होगा? 20 हिट लिस्ट फैक्ट, ऐसे फैक्ट जिसकी सबसे ज्यादा पुनरावृत्ति बीपीएससी ने किया है। उसमें यह त्रिवेणी भी है, उसमें यह त्रिवेणी भी 3-4 बार आपको हर स्तर की परीक्षा में बीपीएससी ने पूछा है। और जानकारी में है कि बिहार की राजधानी जो पटना है वो 3 नदियों के संगम पे है, गंडक, गंगा, सोन। तो गंडक का संबंध भी पटना से, सोन का संबंध भी पटना से है और गंगा का संबंध तो है ही, गंगा के किनारे ही पटना है, ये तो विश्व प्रसिद्ध है। तो ऐसे छोटे बड़े तथ्यों पर आपको नजर करके रखनी है। हाल के दशक में, हाल के वर्षों में, महीनों में कोसी नदी, जिसको हम सप्तकोसी के नाम से जानते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण नदियों में है और इसे हम लोग बिहार के शोक के रूप में भी देखते हैं। और कोसी परियोजना जो है भारत और नेपाल के बीच है, उसमें बिहार ही है। गंडक परियोजना में बिहार उत्तर प्रदेश है और कोसी परियोजना में बिहार और नेपाल है। और बिहार में कोसी को शोक के रूप में जानते हैं। क्यों कहते हैं शोक? क्योंकि वो अपना मार्ग बदल देती है। तो ऐसे छोटे बड़े तथ्यों के साथ आज की हमारी ये छोटी कक्षा क्या हुई, समाप्त हो गई। आशा करता हूं, क्योंकि हम बिहार की ज्योग्राफी आपको साथ में लेकर चल रहे हैं और बिहार की ज्योग्राफी में अब 1-2 खंड और बचे होंगे। एक बचा होगा खनिज। खनिज हो गया है क्या? ठीक है, खनिज हो ही गया है, ठीक है। मिट्टी हो ही गई है, नदी हो ही गई है, फिजियोग्राफी हो ही गई है, चट्टान समूह हो ही गया है। तो देख लेते हैं कौन सा चैप्टर कोई बचा होगा। जनगणना हो गया है, उद्योग बचा हुआ है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं और उसके बाद जो आपके शेष हैं आजकल में, उसको पूरा करके हम ज्योग्राफी की समाप्ति की घोषणा कर देंगे। इकोनॉमिक्स आपका हाथ लगा हुआ है बिहार वाला में, और फिर इधर हिस्ट्री हमारी जैसे ही खत्म होगी तो ज्योग्राफी की शुरुआत हम कर देंगे, जो महत्वपूर्ण चैप्टर है। फिजिक्स आपकी चल ही रही है, बायोलॉजी समाप्ति की ओर है, या यूं कहिए कि समाप्त है उस कक्षा की दृष्टि, आपके कक्षा के दृष्टि से। नहीं तो वो तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है कि नहीं? तो इसलिए ध्यान करके रखेंगे। और तब केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण अध्याय बचेंगे। तो इस तरह से आपका एक बार में लगभग सभी भाग को देख लिए हैं। और करेंट लास्ट में मैं सोचता हूं, इसलिए करेंट को थोड़ा सा भी छोड़ दिया हूं कि करेंट का हम 100 क्वेश्चन का टेस्ट पहले लेंगे कल परसों। तो आप लोग करेंट की तैयारी कर लीजिएगा, जिससे, क्योंकि इस कक्षा में मैंने पहले भी कहा है कि लगातार टेस्ट चलते रहेंगे। तो कल से संतोष जी, कल तक तैयार हो जाएगा ना? आज तक तैयार हो ही जाएगा, कल हम घोषित कर दिए हैं। तो कल आपकी जो टेस्ट है करेंट की, मैं किसी भी समय शाम में ले लूंगा और फिर 8 बजे रात में आपकी कक्षा होगी। तो ध्यान रखेंगे।